सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर थर्मोडायनेमिक्स। ओके, लास्ट टाइम हमने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके, न्यूमेरिकल्स। अब कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये फर्स्ट लॉ से आगे आपके कुछ एक्सप्रेशन निकलेंगे, उनकी बात कर रहे हैं हम। ओके, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल एनर्जी चेंज फ्रॉम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो और यू कैन से फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, दिस इज कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू कैसे पता लगाई जा सकती है। हमें पता लग गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस वाज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, एंड व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी। यू नो दैट वर्क डन कैसे निकालते हैं? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, क्लियर? एंड इफ चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा वी जीरो हो जाए उसका मतलब क्या है? मीन्स देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। मतलब आपने आइसोकोरिक कंडीशन रखी हुई है। इफ यू आर डूइंग experiment under isochoric condition, then P delta V will be equal to zero. So from here we can conclude that Q is equal to delta U. Okay, when Q is QV का मतलब क्या है? Heat absorbed or evolved at constant volume। कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज दी, वो सॉरी नॉट दैट इज कॉल्ड एज दी, मतलब वो सारी की सारी हीट कहाँ जाती है? इंटरनल एनर्जी चेंज करवाने में। ठीक है, मतलब मान लो आपके पास ये एक सिस्टम है। ओके, इस सिस्टम में जो गैस है, इस चैम्बर को आपने फिक्स कर दिया हुआ, इस चैम्बर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। अब आप जितनी भी हीट दोगे, क्योंकि आपने वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम तो चेंज होने नहीं वाला इस गैस का। अब जितनी भी हीट दोगे वो सारी की सारी हीट कहाँ जाएगी? इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में। ओके, तो यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया, इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम रख के किसी सिस्टम का जितने भी हीट एब्जॉर्ब हो या जितने भी इवॉल्व हो, वो सारी की सारी हीट कहाँ जाती है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में यूज हो जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ से ये निकल के आया। ओके, एंड डेल्टा यू, you know that change in the internal energy is a state function। तो इसका मतलब क्या है? जब डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है तो क्यू भी तो स्टेट फंक्शन होगा। तो इट मींस जो हीट एब्जॉर्ब होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। वैसे जो हीट होती है दैट इज पाथ फंक्शन ना, बट हीट जब कांस्टेंट वॉल्यूम रख के एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन। तो इट मींस यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आती है? अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप किसी सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स कर दो और उसको हीट दो या उससे हीट लो, उसका वॉल्यूम फिक्स करने के बाद, तो जितना भी हीट चेंज आता है, जितना भी हीट में चेंज आ रहा है, वो सारा का सारा चेंज जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज को करवाने में चला जाता है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर सिस्टम से हीट इवॉल्व हो रही है, इट मींस वो जो हीट निकली है वो इंटरनल एनर्जी में से उसका कुछ पार्ट निकला है, तो वो भी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगी। ओके, so this was the expression for internal energy change from the first law of thermodynamics। Okay, now there is one more term called as enthalpy। Okay, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एंथैल्पी को हीट कंटेंट भी बोलते हैं। बट ऐसा क्यों बोलते हैं एंथैल्पी को हीट कंटेंट? ठीक, जैसे मान लो आपने एक वुड का पीस लिया, उसको बर्न किया। जब वो बर्न होता है तो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गैसेस प्रोड्यूस करता है, ओके, प्लस हीट प्रोड्यूस करता है, और कई बार तो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। यू नो दैट जब भी कोई वुड का पीस गर्म किया जाए, सॉरी बर्न किया जाए, ओके, तो इट मींस वुड जब बर्न हुई उसने हीट कितनी छोड़ी, उसका मतलब क्या है कि आपकी जो वुड है, वुड में कितनी एनर्जी थी जो हीट की फॉर्म में स्टोर हुई पड़ी थी। क्योंकि जो एनर्जी वुड में हीट की फॉर्म में स्टोर हुई होगी
वही जब उसको जलाओगे वही हीट की फॉर्म में बाहर आएगी ना। ओके, तो किसी सब्सटेंस में, किसी सिस्टम में कितनी ऐसी एनर्जी होती है जो कि हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, या ऐसा बोलो कितनी ऐसी एनर्जी है जो हीट की फॉर्म में स्टोर हो रखी है इन दी बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज दी हीट कंटेंट। और उसके लिए एक और नेम है एंथैल्पी। द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस और द सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट, जिसको आप हीट में बदल सकते हो। ऐसी एनर्जी को, सब्सटेंस की जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द हीट कंटेंट और एंथैल्पी। और एंथैल्पी ऑफ सिस्टम और एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस आएगा, यहाँ पे दोनों बार सिस्टम लिख दिए, यहाँ पे यू हैव टू राइट सब्सटेंस। ओके, अब एंथैल्पी को डेजिग्नेट कैसे करते हैं, कैपिटल एच से। ओके, इसके लिए एक्सप्रेशन भी ड्राइव करके देखते हैं। इसके लिए मान लो देयर इज अ सिस्टम। ओके, जैसे वही वाला जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केस में सिस्टम लिया था, वही वाला सिस्टम है, देयर इज अ सिस्टम। ओके, उस पे आप कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क करवा रहे हो, मतलब कोई मैकेनिकल वर्क करवा रहे हो आप उसके ऊपर। ओके, फिर और साथ में उसको हीट चेंज भी उसके उससे करवा रहे हो। लेट अस से आप उसको हीट दे रहे हो या मान लो उसमें से हीट निकाल रहे हो, तो यू आर डूइंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑन द सिस्टम। ओके, एंड यू आर ऑल्सो चेंजिंग हीट। ओके, बट इसके लिए आपने करा क्या, आपने एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज नहीं किया। प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो करवा रहे हो बट एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, बस ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दें। यू नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू। ओके, और मान लो हीट जो वर्क है वर्क दैट इज डन बाय दी सिस्टम, तो होगा कि यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा। एंड व्हाट इज क्यू पी, heat absorbed at the constant pressure. What is delta U, change of internal energy. What is W, pressure volume work done by the system. Okay, but you are keeping the pressure, external pressure constant, so that's why हमने यहाँ पे QP लिखा है, मतलब heat absorbed at constant pressure। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ से QP के लिए क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू, सॉरी QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द QP अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और वो कैसे आता है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, यू टू माइनस यू वन। सिमिलरली डेल्टा वी का मतलब क्या है, वी टू माइनस वी वन। ओके, अगर हम ये वैल्यू डेल्टा यू की बजाय हम यू टू माइनस यू वन लिख दें और डेल्टा वी की बजाय वी टू माइनस वी वन लिख दें, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन नंबर वन है ये क्या बन जाएगा, क्यू पी कम्स आउट टू बी यू टी माइनस यू वन प्लस पी इंटू वी टू माइनस वी वन। ओके, और पी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ओके, और टू टू वाले टर्म्स एक साइड कर लो, वन वन वाले टर्म्स एक साइड कर लो। हमने क्या कर लिया, इसको ऐसे लिख दें, यू टू प्लस पी वी टू माइनस यू वन माइनस पी वी वन। ओके, इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस माइनस दिस। ओके, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके, और ये जो u प्लस पीवी है यही तो क्वांटिटी है, इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। एंथैल्पी कैसे निकलती है किसी भी सब्सटेंस की, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, जो भी उसका प्रेशर और वॉल्यूम है उन दोनों का प्रोडक्ट करो तो आपके पास क्या निकल आता है, एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे QP इज इक्वल टू यू टू प्लस पीवी टू माइनस यू वन प्लस पीवी वन आ गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर टू बन गई। अब इसको क्या करना है आपने, एज यू पी वी, ये था ना आपके पास u प्लस पीवी आ रहा है, ऐसा ऐसे वाले टर्म्स आ रही हैं दो, एक आ रही है u2 प्लस पीवी टू, एक आ रही है u1 प्लस पीवी वन। ओके, और उसमें से ये माइनस हो रहा है। जो u है वो भी स्टेट फंक्शन होता है, p भी स्टेट फंक्शन होता है, v भी स्टेट फंक्शन होता है, आपको पता है। इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन है, और जो वॉल्यूम है दैट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। ओके, इट मींस इन तीनों का सम करके भी एक ये क्वांटिटी बन रही है, जिसको हमने एक नई क्वांटिटी हमने इंट्रोड्यूस कर ली, जिसको हमने एच बोला।
क्या बोला? एच इज द हीट कंटेंट और एंथैल्पी, एंड एच इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। ओके, तो इट मींस अब ये जो U2 प्लस PV2 है, इसको हम क्या लिखेंगे? H2, एंड U1 प्लस PV1 को क्या लिखेंगे? H1। ओके, क्लियर? तो यहां से क्या क्लियर, हमने U2 प्लस PV2 को H2 पुट कर दिया कि जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U2 है और वॉल्यूम V2 है और प्रेशर P2 है, उस टाइम उसकी जो एनर्जी है हम उसको क्या पुट कर देंगे? उसको पुट कर देंगे H2। और जब सिस्टम का, सॉरी आपने प्रेशर तो कांस्टेंट ही रखा है, तो प्रेशर को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे प्रेशर सेम ही है दोनों में। H1 को क्या लिखोगे? U1 प्लस PV1। ओके, दिस विल बी H1, कि जब आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 है, प्रेशर P ही रहा, वॉल्यूम V1 था तब। ओके, इसको H1 पुट कर दिया। H1 इज द इनिशियल एंथैल्पी, H2 इज द फाइनल एंथैल्पी। तो यहाँ से आपका जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन क्या था आपके पास? QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। इसको हमने पुट कर देना है H2, इसको पुट कर देना है H1, तो आपके पास क्या बन जाएगा? QP इज इक्वल टू डेल्टा H, ये ऐसा बोल लो, डेल्टा H इज इक्वल टू QP। तो यहां से इंडिकेशन क्या निकल के आई? हमने ये इंटरनल एनर्जी के लिए क्या पढ़ा था कि अगर आप किसी सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स करके उसको हीट दे रहे हो या उससे हीट ले रहे हो, वो सारी की सारी हीट कहाँ जाएगी? इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में। ओके, और यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया जब हमने एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी का एक्सप्रेशन निकाला, कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो बट उसका प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम चाहे जो मर्जी हो जाए, चेंज जितना मर्जी होता रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी आप हीट दोगे एट कांस्टेंट प्रेशर टू अ सिस्टम, दैट गेट कन्वर्टेड टू दी एंथैल्पी, वो सारी की सारी कहाँ जाती है? एंथैल्पी को चेंज करवाने में। ओके, सो enthalpy change of a system is equal to the heat absorbed or evolved by the system at constant pressure। ओके, प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट में जो चेंज लाया जाता है, वो सारा का सारा चेंज जो है वो एंथैल्पी में आ जाता है। अगर आप हीट दे रहे हो तो उस हीट से एंथैल्पी बढ़ेगी, अगर आप हीट ले रहे हो तो उस हीट के आने की वजह से एंथैल्पी कम हो जाएगी सिस्टम की। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रख के आप हीट का लेन देन कर रहे हो सिस्टम के साथ, तो ये सारी की सारी हीट किस पे इफेक्ट डालेगी? उसकी इंटरनल एनर्जी पे, और कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होनी। ओके, क्लियर? तो यहां से एक और एक्सप्रेशन निकल के आता है, डेल्टा एच, क्योंकि आपने अभी देखा कि डेल्टा एच के लिए एक्सप्रेशन, अगर यहां से मैं बोलूं, इसको बोल दिया डेल्टा एच, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहां से सॉरी इसको देखते हैं, इससे एक और एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हो। क्यूपी को क्या पुट कर दोगे? डेल्टा एच, U2 माइनस U1 का मतलब क्या है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दिस इज द न्यू एक्सप्रेशन फॉर द डेल्टा एच एंड डेल्टा U। ओके, क्लियर? तो आपके पास एक एक्सप्रेशन ये भी होता है, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी इज दिस। ओके, और आपके पास जो चेंज इन एंथैल्पी है, दिस इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। ओके, इट मींस अगर चेंज इन एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, तो QP मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आती है? हीट इज द पाथ फंक्शन, बट जब हीट कांस्टेंट प्रेशर पे एब्जॉर्ब हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे एब्जॉर्ब हो, उस टाइम वो हीट भी क्या बन जाती है? आपकी स्टेट फंक्शन। ओके, तो यहां से एंथैल्पी चेंज की दो डेफिनेशन आ गई, एक तो ये वाली हो गई इन टर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व, और दूसरा इसका वैसे मतलब क्या होता है हीट कंटेंट का? इसको हीट कंटेंट क्यों बोलते हैं? The energy stored within the substance or the system that is available for conversion into heat is called as the heat content or enthalpy of the substance। ओके, तो ये वाले एक्सप्रेशन आपने दिमाग में रखना है, एक ये वाला एक्सप्रेशन दिमाग में रखना है। ओके, और आपके पास एक दूसरा ये वाला, और साथ में ये दिमाग में रखना है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू QP होता है, और सिमिलरली डेल्टा U इक्वल टू QV होता है। ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है। ओके, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन heat of reaction
एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमें इतना तो पता लग गया कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी चेंज एंड हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल क्रिएट इंटरनल एनर्जी चेंज। ये तो हमें पता लग गया अब, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि लेट अस से कोई रिएक्शन हो रहा हो, आपको पता है रिएक्शन के दौरान भी एनर्जी निकलती है या कई बार देनी भी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने अब क्या करना है, हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे किसी रिएक्शन के लिए जो हीट होती है उसकी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसकी हीट। अगर मान लो आप यही रिएक्शन एक फिक्स कंटेनर में करवा रहे हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, और अगर उसको फिक्स कंटेनर में ना करवा के फ्लेक्सिबल कंटेनर में करवा रहे हो कि वॉल्यूम चाहे जो मर्जी हो जाए प्रेशर नहीं चेंज होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें क्यूपी और क्यूवी का रिलेशन क्या होगा वो निकालना है फॉर अ रिएक्शन। ओके, हमने सपोज कर लिया आपके पास ये रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट है, कई सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं, यहाँ पे डैश डैश इसलिए लगाया है, और उससे इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन जितने भी बन रहे हो, और ये सारे गैसेज हैं। ओके, ये रिलेशनशिप सिर्फ हम गैस के लिए निकालते हैं, सॉलिड के लिए ये रिलेशनशिप अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं होती। ओके, सो एज वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और हमने मान लिया कि इस रिएक्शन के लिए जो आपको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन गिवन है, चेंज इन एंथैल्पी गिवन है। ओके, दिस इज गिवन। ओके, यहाँ पे दिस इज गिवन, इसको गिवन लिख देते हैं। ओके, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन क्या है ये तो आपको पता ही है, ये अभी हम ड्राइव करके हटे हैं। सो आपने डेल्टा वी की वैल्यू क्या पुट कर दी, वी टू माइनस वी वन यहाँ पे, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या पुट कर दी, यू टू माइनस यू वन। अच्छा यू, अब डेल्टा यू की वैल्यू नहीं पुट करी, अभी रुक जाओ। तो डेल्टा एच की वी टू माइनस वी वन की वैल्यू पुट कर दी आपने यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, नया एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। प्रेशर तो वैसे भी कांस्टेंट रखना होता है हमने। ओके, क्लियर। इस एक्सप्रेशन में ये जो प्रेशर है वो हमने क्या लिया हुआ है कि सिस्टम का प्रेशर नहीं है ये सराउंडिंग का प्रेशर है जिसको कांस्टेंट लिया हुआ हमने। ओके, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है आपके पास, तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास। ओके, ये एक्सप्रेशन आ गया। ऊपर से हमारे हमने क्या किया, ये क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट एट फाइनल कंडीशन, ये क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट इनिशियल कंडीशन में, और ये कौन सा है, ये फाइनल कंडीशन में है। ठीक है, आपने एक्सप्रेशन क्या लगा दिया, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन के लिए भी ये लग जाएगा, फाइनल कंडीशन के लिए भी लग जाएगा, तो पी वन वी वन इक्वल टू एन वन आर टी एंड पी टू पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी। अब आप बोलोगे सर एन वन एन टू ये क्यों लिखा आपने, नंबर ऑफ मोल्स चेंज थोड़ी ना होते हैं क्लोज कंटेनर में, होते हैं जी, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे नहीं। हम इनिशियल कंडीशन किसको मान रहे हैं, जब सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट थे, और फाइनल कंडीशन किसको बोल रहे हैं, जब ये सारे के सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में बन गए हैं। तो यहाँ पे पी ये जो है ये रिएक्टेंट्स के लिए है, व्हेन ओनली रिएक्टेंट वाज देयर, ओनली रिएक्टेंट वाज देयर। ओके, इसके केस में ओनली प्रोडक्ट वाज देयर, रिएक्शन ने प्रोडक्ट बना लिए। ओके, एन वन क्या डेजिग्नेट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, जैसे मैंने बोला ना गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, तो अगर यहाँ पे कोई सॉलिड होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स काउंट नहीं करने आपने। N1 is the total number of moles of reactant gases and what is N2, यहाँ पे जो N2 है ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस। ओके, तो यहाँ पे आपने अब PV1 की वैल्यू ये वाली पुट कर दें हम, सिमिलरली PV2 की वैल्यू ये वाली पुट कर दें यहाँ पे, तो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, आपकी क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। यहाँ से आर टी का फैक्टर कॉमन है बाहर निकल आएगा, क्या बनेगा, डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन आर टी। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बन गया, एन टू माइनस एन वन को हमने क्या पुट कर दिया, डेल्टा एन जी। व्हाट इज डेल्टा एन जी, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रिएक्शन, कितने गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रही हैं जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हैं,
माइनस रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है, दैट इज डेल्टा एन जी। तो ये एक नया एक्सप्रेशन आ गया आपका डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच और डेल्टा यू का। और डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, क्यूपी, और डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, क्यूबी। ये भी वैल्यू आपने पुट कर दी, दैट्स इट। तो आपके पास ये दो नए रिलेशन आ गए। कौन कौन सा रिलेशन आ गया, पहले कौन सा रिलेशन पढ़े आपने, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, और कौन सा रिलेशन पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी एंड डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी। ओके, ये 5 रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आती है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू इक्वल होनी है, कि डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होना है, कि डेल्टा यू ग्रेटर देन डेल्टा एच होना है। वो किस पे डिपेंड है, डेल्टा एन जी के ऊपर। अगर ये डेल्टा एन जी जीरो आ जाता है तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू। अगर ये नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, ये वाला डेल्टा एन जी नेगेटिव आ जाता है, तो डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा यू। उसका मतलब क्या है कि किसी रिएक्शन के दौरान, जैसे अब पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे केसेस हमने लिए हैं। अब केस नंबर फर्स्ट, फॉर द रिएक्शन लाइक दिस। इस रिएक्शन में अगर आप देखो, ये दोनों रिएक्टेंट गैसेस हैं और ये प्रोडक्ट भी गैस है। इसका 1 मोल प्लस इसके 3 मोल, मतलब टोटल 4 मोल ऑफ गैस है। रिएक्टेंट साइड 4 मोल ऑफ गैस है, प्रोडक्ट साइड 2 मोल ऑफ गैस है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ गैस के देखने हैं, तो 2 - 4 एन जी की, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, तो इसके केस में क्या आएगा, आपका जो एक्सप्रेशन है वहां से क्या आपको इंडिकेट हो रहा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फैक्टर नेगेटिव है, मतलब इसमें से डेल्टा यू में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। इट मींस डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम है। मतलब इस रिएक्शन के दौरान जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है वो एंथैल्पी के चेंज से ज्यादा आता है। इंटरनल एनर्जी ज्यादा चेंज होती है एज कंपैरिजन टू एंथैल्पी। ये कंक्लूजन है इसकी। ओके, क्लियर। अब दूसरा केस लेते हैं। कौन से वाला केस, ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा, जैसे फॉर द रिएक्शन लाइक दिस, AgBr सॉलिड है, मतलब रिएक्टेंट साइड कोई गैस नहीं है। उसने क्या बनाया, Ag प्लस Br। आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लेनी है, केमिकल इक्वेशन। तो इस केमिकल इक्वेशन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट में कितने गैसेस के मोल्स हैं, 1। ब्रोमीन ही सिर्फ गैस है, ये तो सॉलिड है। रिएक्टर में कितने गैसेस के मोल हैं, 0। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 0 इक्वल टू 1। तो डेल्टा एन जी आ गया पॉजिटिव। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये वाला फैक्टर है पॉजिटिव। उसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन के दौरान डेल्टा एच की वैल्यू, जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है, वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू इंटरनल एनर्जी चेंज। मतलब इस रिएक्शन में जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है तो आपकी एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू उससे थोड़ी कम चेंज होती है। ओके, और कोई रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें एंथैल्पी में जो चेंज आता है वो उतना ही होता है जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। ओके, एक्चुअल में एंथैल्पी भी तो इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट है। ओके, तो हम देखते हैं अब उसका क्या मतलब है। फॉर रिएक्शन लाइक दिस, इसके केस में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट 2। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट कितने हैं, वो भी 2। ओके, तो डेल्टा एन जी कितना आ गया, 2 - 2 0। तो इसके केस में क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है ना। तो ये वाला फैक्टर ही 0 हो गया। तो इसके केस में क्लियर कट क्या है, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। ओके, मतलब ऐसे रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन विल बी सेम। ऐसे रिएक्शन के लिए, इस टाइप के, enthalpy change and internal energy change will be different, and enthalpy change will be greater than the internal energy change when the reaction proceed। और ऐसे रिएक्शन के लिए internal energy change will be greater than the enthalpy change। it means कि इस रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी में ज्यादा चेंज होता है जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड, उतना चेंज एंथैल्पी नहीं है में नहीं आपको देखने को मिलता। ओके, सो these are some cases। ओके,
आगे है आपके पास कंडीशन व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इक्वल होते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है जब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आ जाते हैं? अभी एक कंडीशन पढ़ी हमने, क्या कंडीशन पढ़ी? जब डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो ड्यूरिंग द रिएक्शन। दूसरी कंडीशन, और कंडीशनें क्या क्या हो सकती हैं? रिएक्शन कैरिड आउट इन द क्लोज्ड वेसल, रिएक्शन क्लोज वेसल में हो रहा हो। अच्छा, आप बोलोगे क्लोज वेसल में होने का क्या मतलब है? मैंने क्या बोला था, डेल्टा एच और डेल्टा यू का एक और रिलेशन होता है ना, पी डेल्टा वी। अगर क्लोज वेसल में होगा तो डेल्टा वी विल बी 0। अगर डेल्टा वी विल बी 0 तो ऑटोमेटिकली आ गया ना डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, इसमें आप लिख दो एज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, आगे रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली सॉलिड्स और लिक्विड। अगर रिएक्शन में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है, गैसेस हैं ही नहीं, ठीक है, तब क्या होगा? तब भी आपके पास डेल्टा एन जी आएगा ही नहीं, डेल्टा एन जी 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में 0 है। या ऐसा बोल लो, सॉलिड्स और लिक्विड के केस में वॉल्यूम चेंज भी तो 0 ही होता है, डेल्टा वी, क्योंकि इनका गर्म करने से वॉल्यूम तो चेंज होता ही नहीं है, वो तो गैसेस के लिए चेंज होता है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो और डेल्टा एनजी के टर्म में भी बोल सकते हो कि डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 है, दोनों में से किसी के साथ भी एक्सप्लेन कर दो। तो इसलिए इनके केस में भी आपके पास डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू देखने को मिलेगा, या ऐसा बोल लो क्यूपी इक्वल टू क्यूबी देखने को मिलेगा। और ये थर्ड की तो बात हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इसका? ऐसे पूछा जाता है कि बताओ जी, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू में से कौन ग्रेटर होगा। तब आपने डेल्टा एनजी की वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोडिक्ट करना है कि कौन ग्रेटर होगा। ओके, सो ये था आपका एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक। आज इसके बाद हम करेंगे सम न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, मतलब जब बेंजीन बर्न होती है, हीट ऑफ कंबशन का मतलब ये है। इन अ बॉब कैलोरीमीटर, बॉब कैलोरीमीटर कहाँ यूज होता है? हीट ऑफ कंबशन को नोट मेजर करने में। आगे हम पढ़ेंगे बॉब कैलोरीमीटर के बारे में। ओके, और बॉब कैलोरीमीटर में क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम रखा जाता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वाज फाउंड टू बी दिस, बेंजीन के लिए जो हीट ऑफ कंबशन है वो ये निकली है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर बेंजीन को कांस्टेंट प्रेशर पे कंबस्ट करते तो उस टाइम कितनी हीट ऑफ कंबशन निकलती, बताओ कितनी हीट निकलती, बताओ ये। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास पर मोल के लिए वैल्यू दे रखी है, हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यू दे रखी है वो पर मोल ऑफ बेंजीन दे रखी है। तो आपने देखना है कि एक मोल ऑफ बेंजीन जब रिएक्ट करेगा, जब कंबस्ट होगा, तो रिएक्शन क्या बननी है? तो 1 मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, जब कंप्लीटली कंबस्ट होगा तो इट विल रिक्वायर 7.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हालांकि 7.5 हो नहीं सकते, बट हमने 1 मोल के अकॉर्डिंग लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही बैलेंसिंग करनी है। तो 1 मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन इज अ लिक्विड, require 15/2 oxygen molecules and it is going to give 6 molecules of carbon dioxide and 3 molecules of water. Water is the liquid. Okay, और आपको गिवन क्या है? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV इज गिवन। QV का मतलब क्या होता है? डेल्टा यू, और निकालना क्या है? QP। तो बस QP वैसे होता क्या है? डेल्टा एच। ओके, तो बस निकाल लो। क्या रिलेशन था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके, डेल्टा एच मतलब QP, QP की वैल्यू निकालनी है, QV की वैल्यू दे रखी है, और डेल्टा एन जी आर टी भी तो दे ही रखा है। डेल्टा एन जी आप रिएक्शन से निकाल लोगे, आर आपने देख लेना रिएक्शन, और आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। ओके, बस आपका सबसे पहले काम है डेल्टा एनजी निकालना। डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ गैस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, गैसेस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट गैसेस मॉलिक्यूल। ओके, तो प्रोडक्ट में कितनी गैसेस हैं? 6, रिएक्टेंट में कितनी गैसेस हैं? 15/2। ओके, ये दोनों तो हैं ही लिक्विड और लिक्विड, तो इनको दिखना ही नहीं है। तो आपके पास क्या आएगा डेल्टा एनजी की वैल्यू? -3/2। ओके, डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई है।
QV की वैल्यू कितनी गिवन है, दिस मच इज गिवन। T की वैल्यू कितनी है वो आपने निकाल ली हुई है, ये रही। R की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बट आपने यहाँ पे जो डेल्टा क्यूबी की जो वैल्यू ली है वो कितनी ली है, वो किलो जूल में ली है। तो या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दो या तो आर की वैल्यू किलो जूल में निकाल लो। हमने क्या किया यहाँ पे आर की वैल्यू किलो जूल में निकाल ली। कैसे, 1000 से डिवाइड कर दो, आर की वैल्यू किलो जूल में आ जाएगी। यहाँ पे किलो जूल हो गया, इसको नोट कर लेना यहाँ पे, ये देखो। ओके क्लियर। तो ये आपकी आर की वैल्यू है। अब आपका जो आंसर आएगा डेल्टा एच का या क्यूपी का, सेम ही बात है, वो किस में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। तो बस रिलेशन लगा दिया हमने, क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा एन जी आर टी। वैल्यूज पुट कर दो, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होता, दिस विल बी द वैल्यू। करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 2 इज इफ वाटर वेपर इज अज्यूम्ड टू बी परफेक्ट गैस, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन लग सकती है इसके ऊपर। मोलर एंथैल्पी चेंज एट 1 bar and 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल। उसका मोलर एंथैल्पी चेंज, मतलब एंथैल्पी चेंज बोला है, मोलर छोड़ो आप, मोलर का मतलब होता है 1 मोल के लिए जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है। ओके, मोलर एंथैल्पी चेंज एट 1 bar and 100 डिग्री सेल्सियस दिस। ओके, प्रेशर फिक्स कर रखा है, तो इट इज डेल्टा एच इज गिवन, दैट इज 41 किलो जूल। ओके, ये गिवन है आपको, कंफ्यूज नहीं होना ये बड़े बड़े भारे भारे वर्ड सुन के। ओके, समझ लग गया ना क्या गिवन है इन्होंने। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, आपने डेल्टा यू निकालना है व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 bar प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपने डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है। इसमें तो 1 मोल ऑफ वाटर की ही बात करी है, इज वेपराइज्ड एट 1 bar प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब आपने क्या करना है, वाटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में भेजना है। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस जो होना है। इस फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम, ये वाला केस है आपके पास। 1 मोल ऑफ वाटर को आपने 1 मोल ऑफ गैस में भेजना है, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी वो निकालनी है। डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है। ओके, तो और यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई, 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड स्टेट से 1 मोल ऑफ गैस स्टेट में जा रहा है, तो क्या आपके पास डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से आपने डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एच इज गिवन 41 किलो जूल, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है 8.314 ही लेनी है, वो तो पता ही है। टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन। ओके, तो इसको आपने पुट करा डेल्टा यू की सॉल्व करने के लिए, वैल्यू कितना आ गया आपके पास 37.90 किलो जूल पर मोल। मतलब इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 41, सॉरी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी थी 41 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी 37.9 किलो जूल पर मोल। ओके, और दूसरा 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। अब इसके केस में हो रहा है, आप वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब लिक्विड से सॉलिड बना रहे हो उसको। ओके, तो इसके केस में क्या है, इसके केस में डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, और डेल्टा एच की वैल्यू उन्होंने बोला यही माननी है आपने, डेल्टा एच इज दिस फिक्स। तो इट मींस इसके केस में अब आपने डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई 41 किलो जूल पर मोल, दैट्स इट। इसके केस में वही वैल्यू है जो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू है, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 41 किलो जूल पर मोल, दैट्स इट। तो ये तो सिंपल ही है, गॉट इट। तो ये सेकंड वाला सिंपल था, इसके केस में डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, एज, यहाँ पे लिख दो साथ में, एज डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, क्योंकि गैसेज इन्वॉल्व भी नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।